व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। आज हमारे समा के मेहमान बन रहे हैं वो शख्सियत जिन्हें एक एजाज हासिल है, यानी पाकिस्तान के नायब वजीर आजम रहे और सीएम पंजाब भी रहे, बहुत सी डेवलपमेंट की। आई एम श्योर आपको अंदाजा हो गया होगा किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज समा के मेहमान बनेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं उनके बारे में और ज्यादा। वतन है पाक चमन, तुझ पे कुर्बान मेरा तन मन धन, मेरे पाक वतन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग। घर माशाल्लाह आपका बड़ा सारे हम इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हाँ जी, वो वहाँ से आए हैं, वो शुजात साहब का है, ये मेरा है, आगे शुजात साहब का है। अच्छा, यानी कि बिल्कुल कोई दीवारें नहीं है और माशाल्लाह मोहब्बत खुलूस से रहते हैं। जी हाँ, वो लग रहा है। ब्यूटीफुल। जी जी, चलिए जी, आइए मजीद बातें करते हैं। मुझे ये बताइए जनाब, माशाल्लाह हम पहले आपके बचपन की बातें करेंगे, फिर हम सियासत पे भी आएंगे। तो मुझे ये बताइए बचपन कैसा था? बहुत शर्मीले थे, पढ़ाकू थे, कैसे बच्चे थे? दोनों बातें ठीक है। अच्छा अच्छा, पढ़ाकू भी थे, शर्मीले भी थे। जी जी। तो पढ़ाई में किस चीज, सब्जेक्ट कौन सा था जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे? पहले तो जाहिर है मैं और शुजात साहब हम एक ही क्लास में थे। अच्छा। हाँ जी, बचपन से तो सेंट्रल मॉडल में मैट्रिक किया तो फर्स्ट डिवीजन थी। फिर उधर चले गए गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ कोई 9-10 महीने रहे। फिर एफसी कॉलेज, चूँकि ये आपने देखा हमारे घर के करीब था, तो दोस्त भी काफ़ी इधर आ गए। फिर माइग्रेशन करा के तो इधर आ गया। अच्छा। फिर एफसी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की। मतलब माशाल्लाह पढ़े लिखे आप सियासतदान यानी ग्रेजुएशन की है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वही इम्प्रेशन ऐसा था ना शुरू में कि कोई 8-10 पढ़े सियासतदान आ गए और फैमिली की वजह से आ गए, लेकिन आप बाकायदा पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके परवेज इलाही साहब, आपकी फैमिली में माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन अपने ही फैमिली के थे, अंकल थे, बहुत बड़ा नाम ज़हूर इलाही साहब। और उनसे क्या सीखा आपने पॉलिटिक्स के हवाले से? हमारी फैमिली के अंदर शुरू से ही, जब से हमने आंख खोली तो सियासत में देखा सबको, घर का माहौल भी, और फिर बंदा ये एक तो एक्सपीरियंस होता है इसका, और फिर आप घर में हो तो बड़ों को देखते हैं कैसे वो सिचुएशंस बहुत आती हैं सियासत में, तो उनको कैसे हैंडल करना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वालिद साहब उनसे ज़्यादा अटैच थे या अम्मी से? देखें, ज़ाहिर है वालदा के साथ तो ज़्यादा अटैचमेंट होती है बच्चों की, वैसे भी क्योंकि वालिद को अक्सर टाइम जो है ये बिजनेस और दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इसलिए वालदा के साथ काफ़ी। तो आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें 3 भाई। 3 भाई। एक बहन तो मेरी जो है वो शुजात साहब की बेगम है। अच्छा। और तो एक जो शुजात साहब की बहन, वो मेरी बेगम। अरे पक्की दोस्ती है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सारी। तो माशाल्लाह आपके बच्चे? मेरे बच्चे 2 हैं जी, एक मोनिस इलाही, एक रासिक इलाही है। बिल्कुल, मोनिस साहब को तो हम देखते हैं माशाल्लाह, जीते भी हैं और बड़ा काम किया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सियासत है, कि आपका शौक था या अंकल को देख के आप आए, या एक इम्पोज किया गया कि नहीं पावर है, दैट्स व्हाई यू हैव टू कम? नहीं, असल में ना क्योंकि काफ़ी अरसा हमने देखा, जब एजुकेशन ख़त्म की तो मैं और शुजात साहब बाहर भी गए थे 1 साल के लिए। हमने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कोर्स किया था लंदन से। तो वापस आए तो फिर बिजनेस में चले गए। बिजनेस फिर फ्लोर मिल्स थी हमारी 2, तो वो नेशनलाइज हो गई। सियासत से पहले अच्छा। वो तो थी, वो नेशनलाइज हो गई। फिर इसी तरह भुट्टो साहब के दौर में केसेस बने। पहली दफ़ा 74 में मैं और शुजात साहब, मेरे वालिद साहब जेल में गए, क्योंकि चौधरी ज़हूर इलाही साहब डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, वली खान साहब अपोजिशन लीडर थे। तो वो फिर जब स्पीच करते थे ना सख्त भुट्टो साहब के खिलाफ, तो वो पीछे फिर बच्चों की पकड़ते थे।
अच्छा। और उस दौर में आज भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। 111 केसेस हमारी सारी फैमिली के पास बने और चौधरी साहब तो मुसलसल 4 साल जेल में रहे। मतलब 111 केसेस। हाँ जी। फैमिली मेंबर मींस मेल फीमेल हाँ, बच्चे सबके ऊपर वो बनाए सबके ऊपर कर दिया, बनाए जाते थे। अच्छा। चौधरी साहब के ऊपर तो भैंस चोरी का भी बना दिया। वो कौन सी कीमती भैंस थी जो इतनी बड़ी शख्सियत पे आ गए। लेकिन तो बेल हो जाती थी तो वो फिर अल्टीमेटली इन्होंने स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए तो उसमें उनको सजा दी। तो क्या ये प्रोसेस नहीं था एक बेहतरीन सियासतदान बनने का? क्योंकि किसी भी पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान है उनसे पूछो तो कहते हैं कि मैं जेल गया तो मैंने बड़ी सोबतें काटी, दैट्स व्हाई आई एम अ गुड पॉलिटिशियन। हाँ, नहीं, क्या ये कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया जो मेरी नजर में है ना, देखे वो जो उनके कॉल वो भी हमने सारे पूरे किए हुए हैं। मसला कई केसेस जेल भी गए, एक दफा नहीं 2 दफा। एक तो नवाज शरीफ साहब के दौर में गए। अच्छा, उनके दौर में क्यों? उनके दौर में मैं अपोजिशन लीडर था पंजाब असेंबली में। शहबाज शरीफ साहब जब मोहतरमा की हुकूमत आई, भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि मैंने बनना है अपोजिशन लीडर। मैंने कहा आप बन जाओ। तो 6 माह गुजरे तो कहते हैं कि मुझे घर बुला के कि मेरी तो कमर में तकलीफ हो गई, तो मेरी आज रात की फ्लाइट है। कहाँ की? लंदन की। अच्छा। तो आप संभालें, आप अपोजिशन लीडर हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले गए। मुझे पता था कुछ भी नहीं है इनको, बट उस बात खौफ था तो खैर चले गए। क्या ऐसी बात कह दी थी कि बीबी नहीं आपको मना सकी और जरदारी साहब ने मना लिया? बीबी ने तो मुझे एक दफा ऑफर की थी चीफ मिनिस्टरशिप की। अच्छा, वाई देन? जब 88 में क्योंकि हमारा ग्रुप हमेशा से असेंबली में नवाज शरीफ साहब जब 85 में इलेक्शन लड़ के आए तो ये तो खुद सिर्फ लाहौर से थे, इनके साथ तो कोई बंदा नहीं था। बंदे तो हमारे साथ थे। फिर जनरल जलानी साहब ने हमारा एग्रीमेंट कराया। सही। जाहिर है उन्होंने एग्रीमेंट से मुकरे, बल्कि शहबाज शरीफ तो कुरान शरीफ ले आए थे। हमने कहा नहीं, कुरान शरीफ को नहीं लाना, आप रहने दें। अच्छा, इस हद तक तो बात? इस हद तक। खैर वो इन्होंने बाद में सारा कुछ मुकर गए। तो फिर जब 1988 में इलेक्शन हुआ तो फिर मार्जिन सिर्फ 15 वोटों का था। आपका? नहीं, हम उस वक्त नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी। ओके। तो उस वक्त फिर मोहतरमा ने फारूक लगारी साहब के जरिए हमें अप्रोच की कि पुरानी बात छोड़ें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, हमारे इतने वोट हैं तो ये तो नवाज शरीफ फारूक हो जाएगा। उस वक्त फिर हमने फैसला किया, शुजा साहब की वालदा और सारे घर वालों ने, हमने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना। तो अच्छा। वो फिर हम नवाज शरीफ, फिर इनके वालिद साहब, ये सारे घर आ गए कि जी बस आप ही ने सारा कुछ करना है, आप ही करें। आप मैं ये देख रही हूँ कि ये एक पिक्चर है और यहाँ पे लिखा हुआ है चौधरी परवेज इलाही विद मिस्टर जॉन फॉब्स कैरी, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी हाँ, वो यहाँ आए थे। अच्छा। 2008 में मुझे उन्होंने कहा जी कि आपका इलेक्शन है। 2 दिन बाद इलेक्शन था तो कहने लगे कि आपने काम बड़े अच्छे किए हैं, ये है वो है, लेकिन अगर आप जीत गए तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों जीत गई तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। पाकिस्तान का इलेक्शन अमेरिका नहीं मानेगा? हाँ, हम नहीं मानेंगे। अच्छा। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा आप तीनों सेनेटर्स हैं ना? उस वक्त सेनेटर थे। ठीक। ये तो बाद में बने हैं ना ये। तो मैंने कहा अगर आपका जो मुखालफ है जब आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर ये बात कहे तो फिर आप कैसा फील करें? फिर हंसने लग गए। नहीं, हम तो आपकी तारीफ करते हैं, बड़े काम किए हैं, ये किए। और फिर ये नहीं, यहाँ नहीं रुके। फिर जाती दफा नेक्स्ट डे CNN पे ये जो बात मुझसे हुई वो सारी CNN पे कह दी। हम ये विजिट करेंगे पंजाब असेंबली? पंजाब असेंबली करेंगे ना। अभी आपको हॉस्पिटल्स भी कुछ दिखाने हैं। ठीक है। कि 2008 से भाई मरीजों के क्या साथ, मेरे साथ दुश्मनी तो कर लो, मरीजों के साथ क्या दुश्मनी है? यानी आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, आपने जो शुरू मसलन किए वो 1122 है, वो भी आपको बहुत दिखाएंगे। चल रहा है वैसे, और अभी भी चल रहा है वैसे। जी, ये लेकिन अभी हम जा रहे हैं पंजाब असेंबली। चौधरी साहब, आपका दौरे हुकूमत बड़ा फ्लरिशिंग था एंड डेवलपमेंट बहुत हुई पाकिस्तान में, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट।
इंट्रोड्यूस कराए, जस्ट लाइक 1122, फिर पुलिस वार्डन्स, फिर सीरत कुरान आपने इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत सी चीज़ें की आपने, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पेट्रोलिंग पोस्ट आपने इंट्रोड्यूस कराई. सो टेल अस अबाउट ऑल ऑफ दीज. वो देखें, जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि हर इनिशिएटिव का महवर जो है वो आम आदमी और गरीब है, उसको फोकस करना जी. अगर तालीम मैट्रिक तक फ्री की, किताबें फ्री की, तो वो भी गरीब और गरीबों के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे उनकी सहूलत के लिए. ट्रैफिक वार्डन जो है बहुत केयरफुल हैं और हर चीज़ बड़े सिस्टम से जा रही है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन कराया. हाँ जी, मैंने ये फ्रेश ग्रेजुएट लिए और उनको मेरी ये सोच थी कि पुलिस के ऊपर ये जो रिश्वत का इल्ज़ाम, मैंने इनको समझाया पुलिस वालों को ये ख़त्म ज़्यादा हो जाएगा अगर ट्रैफिक में हम ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. उनकी ट्रेनिंग हमने की और उनकी ट्रेनिंग थी बाकायदा, एक उनका पीरियड होता था जिसमें एटिकेट सिखाया जाता. पहले सलाम फिर हाँ, कलाम, हाँ, है ना ये बात. हाँ. और दूसरी उनको ये था कि आपकी चालान प्रायोरिटी नहीं, अच्छा, आपकी हेल्प प्रायोरिटी है नंबर 1. अब तो चलान काटते हैं, चलान करते हैं भैया हमारे साथ में. मेरी बात सुनिए, वो इसलिए हुआ कि शहबाज शरीफ ने, चूंकि हमारा इनिशिएटिव था, उसने ये कहा कि अगर आप इतने चलान करके इतने पैसे लेके आओगे तो आपको तनख्वाहें देंगे. वर्दियों के पैसे नहीं दे रहे थे. अच्छा, हाँ, मतलब उन लोगों का क्या कसूर है जो जॉब कर रहे हैं, उनको तो एक गवर्नमेंट की जॉब है इनकी नजर में. उनका ये कसूर है कि मैंने ये अदारा बनाया. आपने बनाया. हाँ जी, लोगों की हेल्प के लिए, तो हर काम इसी तरह ही है शहबाज शरीफ साहब का. मुझे ये बताइए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये भी बहुत हाँ अहम जी. इशू था कि वो, उसके बारे में आपने इनिशिएटिव लिया और उसके बारे में मैंने सुना 27,000 बच्चे थे उस वक्त. हाँ और जी. अब शायद बतदरीज अब कमी तो आ कुछ भी नहीं है जी, आप खुद जाके देख लें. जी. और वो भी ऐसे ही था जैसे हम निकले हैं ना घर से. जी. मैं निकलता था जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते थे ना, तो भीख मांगने वाले बच्चे एकदम आ जाते. बिल्कुल ऐसे. और हर जगह बड़े शहरों में. तो वो फिर मैंने सोचा कि ये भी तो लोगों के बच्चे हैं ना, किसी के बच्चे तो हैं. इनको हमने फिर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया, कानून बनाया, इनको लेके आते थे, क्योंकि हमने 14 गैंग्स बस्ट किए थे जो इनको मोड़ लगा के भीख मंगवाते थे. गैंग्स थे, भिखारी के जो कायदा हाँ ग्रोह जी, होते हैं, ग्रोह होते हैं. उनको आपने पकड़ा. हाँ, वहाँ मज़ारों से पकड़ा, उधर जाके हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी. वो सारा फिर ये काम उन्होंने वो कर रहे होते थे. सही सही. ये जो असम्बली है ना, इसका बिल्कुल रेप्लिका, बिल्कुल नई असम्बली है इसके बैक साइड पे. अच्छा. तो वो आप देखें, और बहुत जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उसमें हमने सारी शामिल की हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी होगी. जब मैं स्पीकर था ना, मैं तो इधर ही ज़्यादा मेरा टाइम गुजरा है, कोई 10-12 साल. तो वो मैंने देखा कि अब इसकी ज़रूरत है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पूरे मेंबर आते हैं ना, तो ये बेचारे आधे से कम ये ऊपर जो प्रेस गैलरी है वो खाली करा के वहाँ बैठते हैं. अच्छा. तो इसलिए नई बिल्डिंग बनानी जरूरी थी. तो बन गई है, 8 साल से तैयार खड़ी है. मेंबर्स इधर हाउस के अंदर चीखते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को सिर्फ ये तकलीफ है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है और मैंने संगे बुनियाद भी रखा है और सारा कुछ मुकम्मल है. मुस्लिम लीग ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं. आइए. हमारे साथ मौजूद है मिस सामना उल्फत और बहुत जाना पहचाना चेहरा है, फॉर्मर एमपीए हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आप लाहौर की सदर हैं. तो बताइए परवेज इलाही साहब के बारे में कि आपने ज्वाइन किया, क्या ऐसी चीज पाई कि आप अभी तक हैं, किसी और पार्टी में क्यों नहीं गई?
सबसे जो बड़ी चीज़ है कि सन 2002 में जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने डायरेक्ट मुझे अपने साथ शामिल किया, और मेरी फैमिली की तरफ से इजाज़त मुझे इसीलिए मिली कि मैं चौधरी साहब के ख़ानदान की जो एक शराफत है और उनकी एक साख है कि सब लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन का इस पार्टी में शामिल होना ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप ये देखें कि आने वाले वक्त ने साबित किया कि चौधरी साहब ने ख़वातीन को जिस तरह से उनके राइट्स दिलवाए और उनको जिस तरीके से मिनिस्ट्रियाँ, ख़वातीन को 5 मिनिस्टर्स थी हमारे चौधरी साहब के दौर में पंजाब की, जो आज भी देखें कितनी तादाद है, लेकिन उसमें आपको ख़वातीन को वो हकूक़ और वो राइट्स आपको नज़र नहीं आएंगे, वो इज़्ज़त नहीं नज़र आएगी जो चौधरी साहब के दौर में। मीडिया और फिर इंफॉर्मेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा रोल है। इंफॉर्मेशन वालों से जनाब तमकीन हमारे साथ मौजूद है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आप लाहौर की। तो आप बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो लीडर हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, उनके बारे में कुछ फरमाइए। जो चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में काम हुआ था तो वो एक शहर के अंदर नहीं हुआ था, सिर्फ वो तमाम पंजाब के लिए था। अभी आप देख लें कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर, एक शहर के ऊपर तमाम पंजाब का इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो जब हम लोगों ने देखा, और वो पैसा भी अपनी प्रायोरिटीज इन्होंने ऐसी प्लानिंग्स की हुई है कि आपके सबके सामने कि लाहौर का नक्शा तबाह है, लाहौर की हेरिटेज तबाह हो चुकी हुई है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो काम हुए थे वो आम इंसानों के लिए काम हुए थे। इतना माशाल्लाह हेक्टिक रूटीन है, मैं देख रही हूँ आपने बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को, कैसे? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, एक्सरसाइज लाजमी करता हूँ। अच्छा करते हैं आप वर्कआउट? तो डेली करते हैं? डेली। अरे जबरदस्त। तो आप खाने वगैरह में कुछ ख्याल रखते हैं? हाँ जी, खाने का बस वैसे भी मैं लाइट ही खाता हूँ, और दोपहर को खास तौर पे फिश, ओके, और दाल, इस तरह की लाइट चीजें, यानी कि जो आपको मोटा ना करे आप वो चीजें खाएं। तो यू डाइट कॉन्शियस है? नहीं, लेकिन वो वैसे ही इतनी भूख नहीं लगती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, यू वेरी फोटोजेनिक, और आपको कभी यंग लड़कपन में कभी कोई फिल्म ऑफर हुई हो? कोई नहीं, कभी भी नहीं? शौक है फिल्म्स देखने का? नहीं, उस वक्त बड़ा शौक था जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में, स्कूल में काफी, लेकिन इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती थी फिल्म देखने की। आप लड़के, आपको क्यों नहीं इजाजत मिलती थी? बस मुश्किल से मिलती है ना। अच्छा, पढ़ाई करो पहले। अच्छा जी, तो फिर आप मुझे बताएं, आपके जमाने में दिलीप कुमार थे? हाँ, उनकी काफी फिल्में देखते थे। कौन सी फिल्म थी? आन बड़ी पसंद थी। आन? हाँ, उसका कोई डायलॉग जो आपके जहन में हो? डायलॉग तो अब इतनी देर हो गई है, वो गाने भी बड़े अच्छे थे। फिर उनकी नूरजान के साथ थी एक फिल्म, इस तरह कई फिल्में। बट अभी फिर इंग्लिश की फिल्में जो थी ना, जो सस्पेंस वाली और सस्पेंस, थ्रिल एक्शन, वो वाली पसंद। कभी आपने जूडो कराटे की हो, कोई शौक है आपको किसी खेल में, स्पोर्ट्स में? शुरू में हॉकी में था, तो लेकिन कोई ऐसा उसको फिर डेवलप नहीं किया। अच्छा, ये है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ सीरत? नहीं, देखें, ये हमने बनाया था सीरत एकेडमी, और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एमफिल क्लासेस होनी थी जी, और एमफिल क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे रिसर्च भी होनी थी कि वे ऑफ गवर्नेंस, खुलफा जितने थे हमारे, उनके जो अदवार, वे ऑफ गवर्नेंस जो थी, ताकि उसको किस तरह मौजूदा मसाइल हल करने में हम अडॉप्ट करके किस तरह बेहतरी ला सकते। जबरदस्त। अच्छा, ये बिल्डिंग आपने इनॉग्रेट की थी? हाँ जी, ये मैंने बनाई नहीं, सिर्फ इनॉग्रेट की थी आपने? इनॉग्रेट मैंने की थी। बट इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अब मेरी नजर तो ठीक है कि आपने इनॉग्रेट की और उसमें फट्टी भी लगी थी। सारा पंजाबी में कहते हैं ना, सारा रौला शहबाज शरीफ की फटियों का है, और इतनी छोटी सोच है। मैंने तो इसको कहा था कि सारी जगह लगा लो, लेकिन मंसूबे बंद ना करो। अब ये बंद है? ये अब बंद क्या, अभी मेरा हले लगाई है उन्होंने, और कुछ नहीं, कोई ढेले का काम नहीं हो रहा।
अच्छा, नेक्स्ट हम जा रहे हैं आईटी टावर। हाँ। आइए अरफा टावर जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आईटी टावर शुरू किया था वो भी देखते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है वो भी दिखाते हैं। अच्छा, ये तो हमारी शौरा फाक बिल्डिंग है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आईटी सेंटर कहते हैं और अब आजकल इसका अरफा टावर नाम है। हमने इसको आईटी पार्क बनाया था। अच्छा। और आईटी पार्क आप हैरान होंगे कि इसके रोड शोज भी मुकम्मल हो गए थे। अच्छा। और सिंगापुर की कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट था और इसमें 7,000 लोगों को जॉब मिलनी थी और 700 कॉल सेंटर्स बन रहे थे और बेशुमार फॉरेन एक्सचेंज आना था इसके ज़रिए से। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा और इसी के अंदर हम आईटी की तालीम के हवाले से भी सारा इंतजाम कर रहे थे। यानी कॉल सेंटर होता कॉल और सेंटर और साथ कनेक्शन दुनिया से उनका होता हाँ है, जी। यानी इससे बहुत बिजनेस आना था। बहुत बिजनेस तो अब भी आ रहा होगा क्योंकि अब तो कॉल सेंटर नहीं है, अब तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ज़ाती दफ्तर बनाए, इनका सोशल मीडिया काम कर रहा है और जो असल मकसद था वो तो फेल हो गया। ये देख रहे हैं आप और बड़े आपने माशाल्लाह बड़े काम किए हैं, खूबसूरत बना हुआ है। और नेक्स्ट लेकिन अफसोस ये है कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम। मकसद जो है वो अब मकसद पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह करे वो मकसद भी पूरा हो। मकसद पूरा नहीं हो रहा जिसके लिए हमने बनाई थी। शहबाज शरीफ साहब का शौक पूरा हो। शौक क्या मतलब? शौक मतलब उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में भी ये कहा था इसको मैं आईटी यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तो किधर बनेगी? यूनिवर्सिटी बना देंगे। हाँ। क्या आपका आपकी बात से उन्हें आइडिया मिल जाए यूनिवर्सिटी बना देंगे। एफसी कॉलेज आ रहे हैं, आइए। लंच टाइम, थोड़ी सी पेट पूजा हाँ जी। और बड़ा सिलेक्टिव। आपको तो सी फूड पसंद है? हाँ जी। और वेजिटेबल्स वगैरह दाल। सी फूड, लेकिन आज उसने वो चिकन बनाया है उससे और ये वेजिटेबल के बनाए हैं। अच्छा। एक्सरसाइज पे जा रहे हो, रास्ते में हाँ। इतना प्यारा प्ले लैंड नजर आया है। हाँ, ये बच्चों ये सारे खेलते हैं। अभी मैंने पता किया कि वो हों तो आप भी मिल लें, लेकिन वो सारे उनके कजन की बर्थडे है, उधर गए हैं सारे। अच्छा, बच्चों की। अच्छा, माशाल्लाह ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन। हाँ जी, हाँ जी। 2 ग्रैंड डॉटर है। हाँ जी, बोनस के है ना 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक बेटा 2 बेटी हैं, रासक के 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, जी जी। 1122 आपने ये बनाई, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये था कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसी को भी ज़रूरत पड़े तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वो सामने सलाम करेगी, सामने सलाम। मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज हाउ दे ग्रीट 1122। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट तो- था कि गरीब की मदद करें हाँ जी, जो भी हो ज़रूरतमंद की, और उसके लिए वही VIP हो, और कोई सर्कमस्टांसेस का मसला नहीं। कोई नहीं, जहाँ भी हो वो वहाँ इनका फर्ज है वहाँ पहुँचना। सही। ये इनको सिखाया गया था। और जो एम्बुलेंस है उसका रिस्पांस टाइम रखा गया था बिटवीन 7 to 11 मिनट्स। अच्छा। हाँ जी।
अभी हम जा रहे हैं गुजरात और वहाँ पे भी आप वजीराबाद कार्डियोलॉजी, वजीराबाद में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो भी आपको दिखाते हैं और मैं भी देखूंगी। बड़ा अच्छा मंसूबा है जो बनाया था। हम आ चुके हैं वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसे इलाके में जो बहुत बड़ा शहर नहीं है वहाँ पे आपने कार्डियोलॉजी का इतना ह्यूज हॉस्पिटल बना दिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी पंजाब कार्डियोलॉजी है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से देखिए, इसका मकसद ये था कि ये 1 करोड़ की आबादी का डिवीजन है। अच्छा। तो इसलिए मैंने सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और ये सारा एरिया को कवर करने के लिए इसको हमने बनाया। अच्छा। तो ये है? फंक्शनल नहीं, इन्होंने वो ड्रामा किया हुआ है थोड़ा सा, फंक्शनल पूरी तरह नहीं। ये पंजाब हुकूमत ने 8 साल से इन्होंने यहाँ इसको फंक्शनल नहीं होने दिया, यानी यहाँ पे इलाज प्रॉपरली नहीं हो रहा है? प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ऐसे 1-2 मशीनें ला के रखी हैं, तो कोई उस तरह का प्रॉपर इलाज नहीं। क्या वजह है इसकी? बस इन्होंने इसके कोई तकलीफ है इनको। गुजरात दरियाए चनाब के पास है और ये इलाका तो बड़ा खूबसूरत इलाका है। आप देखें और बड़ी इसकी तारीख है दरियाए चनाब की। ईद कुर्बान के बारे में बताइए, नजदीक है ईद। हाँ जी, ईद जो है ना, ईद असल में बचपन की जो ईद होती है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा। और उसमें एक जो शौक होता है बचपन में कि ईदी मिलेगी, उसका इंतज़ार होता है। अच्छा। और फिर ख़ास तौर पे इस बात का इंतज़ार होता है कि ईदी मिलेगी तो फिर हमने खर्च कैसे करनी है। तो कैसे खर्च? वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है थ्रू आउट। और ईद उल अज़हा जब आता है, बकरे होते हैं बचपन के, वो सारे फिर वो बनाते हैं उसके टिक्के और कबाब। वो काफ़ी वो सिलसिला उसी तरह ही चलता रहता है अभी भी। जी, बच्चों के साथ है अब माशाल्लाह। जी हाँ। मुझे ये बताइए कि ईद आप यहाँ अपने आबाई गांव में करते हैं या हमारा जो गांव है ये चिनाब के ऊपर ही हमारा गांव है। अच्छा। हम ईद की नमाज जो है वो दरिया के किनारे अपने गांव में ही पढ़ते हैं। क्या बात है। तो यानी ये जो इलाका है यहाँ पे आपने काफी कंट्रीब्यूशन होगी यहाँ की डेवलपमेंट में और बहुत पूरे गुजरात में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और सिर्फ सड़कों नहीं बल्कि बेसिक चीज़ें स्कूलों के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, फिर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बनी है। कौन सी? 18,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी। हाँ। अच्छा, गुजरात यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे फंक्शन कर रही है। अच्छा, मैं चौधरी साहब देख रही हूँ कि 360 डिजाइन है और बड़ा डिफरेंट है, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिफरेंट बिल्डिंग है। ये एक शिप की शक्ल में है ये सारा। अच्छा। हाँ जी। और वो हमारी आर्किटेक्ट थी ज़ारा, उसने ये सारा डिजाइन किया था और मैंने कंपटीशन कराया था इसका। अच्छा। और ये सारी लैंडस्केपिंग आप देख रही हैं, ये स्पेशल लैंडस्केपिंग भी हुई है जी। और ये भरपूर तरीके से हमने इसके ऊपर एक एक चीज पे बैठ के खुद मैंने एक ऑफिस में अपना ऑफिस इसके लिए बनाया हुआ था। वेरी नाइस। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए। क्या बात। और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ हर चीज आपको वेल प्लेस्ड मिलेगी, इन ऑर्डर मिलेगी और सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं और इनका जो एक फैमिली ने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है वो भी जाके देखते हैं। आइए। चौधरी परवेज इलाही साहब अपने हल्के में एक फौती पर फातिह खानी करने आए हैं। आइए। हम आ
चुके हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल एंड आई कैन सी दिस बिल्डिंग चौधरी ज़हूर इलाही न्यूरो एंड ऑर्थो सेंटर। ये आपके दौर जी का? हाँ, ये हमारे दौर का और प्राइवेट बना है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा इधर। यानी कि अपनी ही जेब से हाँ इसको जी, बनाया है। भाई घर आ चुके हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता हैं यहाँ के लोग। एक एक रूम, एक एक चीज, है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका आबाई घर और आप हमेशा ईद पे यहाँ आते हैं और यहाँ पे फैमिली के साथ गेट टुगेदर होती है, कैसा होता है वो बचपन, वो फिर शादी की यादें, क्या बताइए ये थोड़ा। बचपन में ही इसी घर में ही सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ों के साथ, वालिद साहब के साथ, शुजा साहब के वालिद साहब, हमारा ये था कि ईद के ऊपर सारे ही इकट्ठे हो जाते, अच्छा। सारी फैमिली। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायत हाँ, वो रिवाज उसी तरह कायम है अभी और चल रहा है। हर ईद पे सारे ही आते हैं। क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि आपका बचपन, इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह में होते हैं ना जहाँ पे आपकी अम्मी अब्बू और वो एक लाड प्यार वाला रिलेशनशिप होता है, उसकी दीवारें, उसके इर्द गिर्द की एक एक जगह आपको याद दिलाती है जी। चीज़ें की। तो अम्मी की याद आती है हर ईद पे? जी हाँ, जाहिर है, वो तो सिर्फ हर ईद पे नहीं, वो तो हर दुआ में याद है। अरे उनके लिए हर नमाज में दुआ होती है अपने वालिदैन के लिए। तो ईद की शॉपिंग कहाँ से करते हैं? ईद की शॉपिंग तो कुछ भी नहीं होती है। मैं तो ये शलवार कमीज ही शुरू से पहनता हूँ ईद अच्छा। के ऊपर, और तो खास चीज़ नहीं। ईद पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके देखने वालों को, फॉलोअर्स को, आपके पार्टी के लोगों को, कि क्या मैसेज है उनके लिए? देखें जी, ईद जो है ये खुशियों का दिन है, और मेरा तो यही मैसेज है कि इस खुशी के दिन आप उन लोगों को ना भूलें जो यतीम हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को बल्कि विज़िट करें जो बहुत ही गुर्बत में रह रहे हैं। तो इस खुशी में इन सब को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। बेशक बेशक। तो इलेक्शन कब तक होते हुए नजर आ रहे हो आप? देखिए जी, इलेक्शन का तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता कि कब हो जाए वैसे और आपके कब ना हो। अच्छा, तो यानी हम अपने जरा आईडी कार्ड संभाल के रखें कि कोई पता नहीं कब वोट देना पड़ जाए। कोई पता नहीं कब वोट देना पड़ जाए, इतनी मुझे जल्दी वाला काम नहीं लग रहा। नहीं लगता? अच्छा परवेज इलाही साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, वजीर आजम पाकिस्तान बनने का मौका मिलेगा तो सबसे पहली चीज क्या करें? पहले भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, और मैंने जो दुआ की अल्लाह ताला ने कबूल की, और बाकी गरीबों के लिए काम हुआ। और अब भी मेरी यही दुआ है कि गरीबों के लिए और सारे पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पहले तो पंजाब था ना, हाँ। अब सारे पाकिस्तान के गरीबों के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसा काम हो, ऐसी रिफॉर्म्स और इस्लाहत हों कि उनका फ़ायदा इस्लाहत का उन तक पहुँचे, और ख़ास तौर पे इंसाफ के असूल के लिए उन्हें धक्के ना खाने पड़ें, और ख़ास तौर पे दीन का फ़रोग़ और दीन का काम भी हो। क्या बात है, वेल सेड, थैंक यू सो वेरी मच चौधरी परवेज इलाही साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने मुलाकात की चौधरी परवेज इलाही साहब से, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम रहे, पंजाब के वजीर आला रहे। आपने देखा उन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान के लिए किया और अपने सूबे के लिए किया। अब एक नए पाकिस्तान के लिए वो क्या करना चाहते हैं, गरीब के लिए वो आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं ताकि उनको इंसाफ का हसूल मिल सके और उसकी ज़िंदगी आसान हो सके और खुशहाल हो सके। परवेज इलाही साहब का पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोफिया मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।